जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो आपसे चर्चा परिचर्चा चल रही थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए और अन्य आपके स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में रिवीजन की राह, जी हां आपने सही सुना, रिवीजन की राह इस सीरीज के माध्यम से हम आपके साथ में आपका जीएस कंप्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, आप इसमें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कवर करेंगे सर? तो इसमें हम आपके साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री में आपकी तीनों एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये जो क्लास है ये मॉडर्न की क्लास है। उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी में दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, प्लस इसके साथ साथ हम मैपिंग भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मैपिंग की वो क्लास आने वाली है, ठीक है, उसकी पीपीटी बन गई है और आपके संडे को मतलब कि संडे या जिस भी आपको बता दिया जाएगा वो क्लास स्टार्ट होने वाली है। शायद कि अभी आपको क्लास वो मिल जाएगी या मिल भी गई होगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे। इन सब के अलावा इकोनॉमी के बारे में हम आपसे फुल रिवीजन करेंगे और तत्पश्चात इसके साइंस एंड टेक भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर की तो क्लास आपकी डेली बेसिस पर चली रही है सुबह 8 बजे, आप सभी उसका लाभ ले रहे हैं। उसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो इस राह के माध्यम से आपकी कंप्लीटली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी होगी। उसके साथ साथ हमने आप ही की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसैट 2026 को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में ले रहे हैं। अब तक हमने आपसे जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग की कंप्लीट हमने टॉपिक, इसके पूर्ण रूप से जितने भी कॉन्सेप्ट थे विद प्रैक्टिस के साथ में आपसे डिस्कस कर लिए, कवर कर लिए। जल्दी ही हम अब मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स का रिवीजन देखेंगे, आपको मालूम है पठन पाठन का तरीका, और टेस्ट सीरीज भी आपकी चल रही है। मुझे नहीं लगता इस YouTube पर कोई भी ऐसा एक चैनल हो एजुकेशन बायर के सिवा जो आपको इतना सब कुछ फ्री में और निःशुल्क दे रहा हो। अगर कोई दे रहा हो तो मुझे बताइए। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जीएस का कंप्लीट रिवीजन मिल रहा है, सीसेट की प्योर तैयारी मिल रही है, मतलब कि आपको एजुकेशन बायर निःशुल्क और फ्री में सारी चीजें दे रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप न्यू विद्यार्थी हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ में लगभग आपके फ्रेंड सर्किल तो होगा, उनको शेयर कर देना है और बताना है कि मिस्टर कुमार सर आपको डिटेल्स में कंप्लीटली रिवीजन और कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। क्लियर? आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम इससे निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। और कई विद्यार्थियों को हम जानते हैं जिनका इसी सेशन के माध्यम से कई वनडे एग्जाम निकले हैं, पीसीएस का प्रीलिम्स निकला है और साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 उन्होंने क्वालिफाई किए हैं। इट इज क्लियर? और मेंस भी वो लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो, तो ऐसा ही नहीं, ये हम आपको देखो, हमारा एक स्लोगन है, क्योंकि 2 मिनट हम लेते हैं थोड़े से वार्म अप करने के लिए। हमारा एक स्लोगन है कि एजुकेशन बायर अपनी गुणवत्ता और प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा स्लोगन हमेशा रहेगा, हम आपके साथ में इसी गुणवत्ता के साथ में जुड़ते रहेंगे। क्लियर? चलिए, तो आइए अब हिस्ट्री के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने हिस्ट्री में आपसे 1757 से लगा करके 1858 तक चीजें कंप्लीट तरीके से चीजें देख ली हैं। आज की इस क्लासेस में कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पार्ट और होगा इसके सिवा, आपका एक ये है, एक पार्ट और हम आपसे कवर कर लेंगे। तो इसमें खासतौर पर हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 1858 के बाद, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में आपसे 1757 की क्रांति हमने देखी थी, 1857 की क्रांति, माफ कीजिएगा,
तो इसमें क्या क्या हमने इसके पहले क्या देखा है, हमने देखा है 1857 की क्रांति कंप्लीट डिटेल्स में एनालिसिस किया है, प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को ध्यान में रखते हुए। क्लियर। इसमें हम क्या क्या देखेंगे सर, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके साथ में कि 1857 मतलब कि 1858 के एक्ट के बारे में हम जानेंगे, और ब्रिटिश की इस समय ब्रिटिश की नीतियां कौन कौन सी रही हैं उनको भी हम जानेंगे। क्लियर। इन सब के अलावा हम देखेंगे आपसे कुछ सुधारवादी आंदोलन। अब ये जो सुधारवादी आंदोलन है ये हम देखेंगे हिंदुओं में, हम देखेंगे मुस्लिमों में, और इन सब के अलावा निम्न जातीय आंदोलन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनको भी देखेंगे, और कुछ इसके अलावा अन्य फैक्ट को भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लासेस में इन 3 टॉपिकों पर हमारा मूलभूत उद्देश्य रहेगा, इनको कंप्लीट हम आपके साथ में रिवीजन कर सकें और जान सकें। क्लियर। चलो, तो आपको 4A साइज का पेन पेंसिल लेकर के बैठना है, आराम से एक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे, और नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कंठस्थ चीजें हो जाएंगी। बहुत इजी वे में आपकी हिस्ट्री को, हम मॉडर्न हिस्ट्री को आपकी अपनी भाषा में मैं मिस्टर कुमार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं वित्त साम्राज्यवाद। देखिए हम आपके साथ में क्या कर रहे थे, जब हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी तो हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में कवर करते हैं। एक आता है वाणिज्यिक काल, जिसको खासतौर पर 1757 से 1813 में हम डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका औद्योगिक काल, जिसको 1813 से 1858 तक हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। और एक आता है वित्त साम्राज्यवाद, जिसको हम 1858 से 1947 तक के डायमेंशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो 2 बड़े डायमेंशन हमने समझ लिए हैं, वो अगर क्लासेस आपने नहीं देखी है देख लो। अब इस पार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि वित्त साम्राज्यवाद, अब देखो होगा क्या, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी है और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया जो आपकी कंपनी है, इसकी सत्ता क्या हो जाती है, इसकी सत्ता भारत से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब इसकी सत्ता नहीं रहती है तो अब सत्ता किसकी आ जाती है, अब सत्ता ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वहां की जो क्राउन है, उसके हाथ में ये सत्ता आ जाती है। तो अब तक जो भारत में 1757 से 1858 तक जो शासन किया, पूरे 100 साल ये कंपनी का रहा था। अब जो आगे शासन करेगी 100 साल, ये कौन शासन करेगा, तो ये शासन करेगा आपका ब्रिटिश की पार्लियामेंट। क्लियर। चलिए, तो अब ये क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी और नीतियों को क्या कर देंगे, परिवर्तित करते हुए आपको प्रतीत होंगे। उसमें कई परिवर्तित, जैसे इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले अब ब्रिटेन में कुछ कार्यकारी कानून बनाए जाने शुरू हो जाएंगे। क्लियर। उन सब के अलावा अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट यहां पर कुछ एक्ट लेकर के आएगी, कुछ रूल रेगुलेशन बनाएगी, विधान परिषद देकर के आएगी। इन सब के अलावा भारत में और नए आप देखोगे कानून लागू होंगे, कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। 1858 के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से आप चीजों को जानोगे कि किस तरीके से भारत में एक गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके वायसराय के पद की स्थापना की जाती है और एक सचिव का पद बनाया जाता है। अविस्तारवादी नीति को खासतौर पर क्या है, बढ़ावा दिया जाता है, और जो उत्तराधिकार, पुत्र को गोद लेने का अधिकार दे दिया जाता है, और उसको वहां की सत्ता का शासक भी स्थापित किया जाएगा, मतलब कि उसको राजा भी घोषित किया जाएगा। ऐसे कई बिंदु आपको ब्रिटेन की पार्लियामेंट करती हुई प्रतीत होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस समय क्या होगा, भारत में ब्रिटेन एम्पायर क्या करेंगे, भारत में खासतौर पर 1858 के बाद भारत में पूंजी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब ये भारत में पूंजी निवेश करेंगे 19वीं सदी की, क्योंकि उस समय के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुए श्रमिक आंदोलन और समाजवाद के बढ़ते प्रभाव व जर्मन और फ्रांस से मिली चुनौतियों के कारण ब्रिटेन ने भारत में निवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। हो क्या रहा था, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, ये भारत में आप देखोगे शोषण का ही तो काम कर रहे थे, जितना हो सकता था राजस्व भी तो एकत्रित कर रहे थे, जितना हो सकता था राजस्व बढ़ाना, इस प्रॉफिट को जितना हो सकता था ये बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में जब श्रमिकों का आंदोलन हो गया था, उनके अलावा जर्मनी और फ्रांस ने
इनको चुनौती दे दी थी, तो इनको समझ में आ गया था, ब्रिटिशर्स को समझ में ये आ गया था कि भारत में अगर सत्ता बनाए रखनी है, अगर बनाए रखनी है तो आपको कुछ कानून और निवेश करना ही होगा। तो यही सब काम ये करते हुए अब प्रतीत होंगे। आइए तो जान लेते हैं आगे इनके बारे में। इस समय में आकर के ब्रिटेन की पार्लियामेंट निवेश पूर्व ब्रिटिश शासन से यह अपेक्षा की गई थी कि वह भारत में एक स्थायी शासन की व्यवस्था करे, वहां पर क्या है, एस्टेब्लिश एक गवर्नमेंट्स को स्थापित करने का प्रयास करे। और इसी परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड रिपन और एलिंग और लॉर्ड कर्जन जैसे शासकों ने भारत में पैतृक निरंकुशता की स्थापना कर दी। तो कौन कौन थे? रिपन ने और कर्जन ने, ये ऐसे शासक थे जो खासतौर पर इसको स्थापित करने में सक्षम भी हुए। 1860 के बाद भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक था कि भारतीयों में क्रय शक्ति की क्षमता उत्पन्न हो। और ये क्रय शक्ति की क्षमता कब उत्पन्न होगी? जब भारतीयों के पास में मान लीजिए यहां पर ए है, क्लियर। अब ए का इससे पहले क्या था कि जो कंपनी थी वो इससे पूर्ण रूप से राजस्व के माध्यम से सारी की सारी आय इसकी ले लिया करती थी, तो इसके पास कुछ नहीं बचता था। अब क्या करेगी? राजस्व को थोड़ा सा कम करेगी और उसके साथ साथ इसमें क्या होगी, इसकी आय को बढ़ाने का प्रयास करेगी। देखो, जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, तो आप क्या करते हैं? आप मार्केट में डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं सर? वस्तुओं और सेवाओं की आप क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। वस्तु और सेवाओं की डिमांड करते हैं। तो यही इनका था। तो क्रय शक्ति में क्या है? उत्पन्न क्षमता करनी है और इसके लिए कृषि सुधारों पर बल दिया गया। साथ ही भारतीय उद्योगों में सुधार हेतु भी प्रयास किए गए। अब कई ऐसे कानून लाए जाएंगे, वो 1881 का वो आप देखोगे श्रमिक संगठन कानून आपको मिलेगा, जहां पर 7 साल के बच्चों को भी काम करने के लिए एक फैक्ट्री में झोंक दिया जाता था। महिलाओं को 15 से 16 घंटे काम करने पड़ते थे। 9 वर्ष का बच्चा आप देखिएगा वो काम करता था, 9 वर्ष का बच्चा वो काम करता था, 11 वर्ष का वो बच्चा क्या करता था? काम करता था। और कितने घंटे? 9-9, 10-10 घंटे वो काम करता था। और जो यूथ था, जो यंग थे, वो 24x7 24 घंटे काम करते थे। कोई इनको वेतन नहीं दिया जाता था। मतलब कि इनका जितना हो सकता था वो शोषण करने का प्रयास करते थे। अब भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा धार्मिक और आप देखोगे सामाजिक सुधार आंदोलन। आइए मैं आपको एक इसका थीसिस बता देता हूं, एक थीम बता देता हूं कि सुधार क्यों जरूरत है। और आपको हमेशा ये याद रहे, जितने भी सुधारवादी दृष्टिकोण रहे हैं, इनका मोटिव क्या रहा है उसको भी थोड़ा सा जानते चलिएगा। देखिए है क्या, वास्तविक रूप से मुद्दे को समझना। ये सुधार नाम का शब्द क्या है सर, इसको थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल सर, ये जो सुधार है, सुधार कहां होगा? जहां पर कमियां होंगी। तो इन्होंने सुधार किया था कुछ इन क्षेत्रों में, इनको जरा थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। ये हम 5 पॉइंट बता देते हैं और ये 5 पॉइंट हर जगह आपको लगा देना है अगर आप मेंस में लिखते हैं तो। देखो, सबसे बड़ा था यहां पर एक भारत के अंदर थी प्रथा जिसको बोलते हैं सती प्रथा। सती प्रथा थी, इसमें क्या होता था, मान लीजिए ए और बी दोनों क्या है, पति पत्नी है, ये पुरुष है और ये महिला है। क्लियर? ये पुरुष है और ये महिला है। अब ऐसी स्थिति में ए क्या था, युद्ध में बेचारा मारा गया। ए युद्ध में मारा गया। तो जब युद्ध में मारा गया, इसकी डेड बॉडी लाई गई और डेड बॉडी लाई गई, कल्पना कीजिए ये हिंदू था, ऊपर से कौन था, ये हिंदू था। हिंदू था, इसकी डेड बॉडी लाई गई और डेड बॉडी ला करके जब इसको वर्ण करने के लिए ले जाया गया था, तो इसकी जो पत्नी थी, अब इसका बेचारी का कोई दोष नहीं था, है ना, ये तो युद्ध में गया था, इसका तो कोई दोष है नहीं। अब क्या करेंगे, गांव के व्यक्ति क्या होंगे, एक ही तो डेड बॉडी है, ये तो मर गया, लेकिन अब क्या करेंगे, इस बी को, मतलब कि जो आपकी इसकी एक ही पत्नी है बी, इसको क्या करेंगे, इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा। इसको कहा जाएगा, चाहे इससे पहले समाज इसको गाली देखता हो, चाहे इसको बहुत निम्न मानता हो, चाहे समाज इसको बड़ी दूरदता से देखता हो, ठीक है, चाहे इसको उपभोक्ता की दृष्टि से देखता हो, लेकिन अब क्या करेगा समाज, इसकी सब पूजा करेंगे, सब कहेंगे सती है ये, सती, सती माता है ये, सती माता है, और इनकी पूजा की जाएगी, इनको तैयार किया जाएगा, एक पूर्ण रूप से एक देवी का रूप इनको दे दिया जाएगा और परसुएट करके इतना इनका ब्रेन वॉश करके इनको बैठा दिया जाता था चिता के ऊपर। अब जरा सोचो, मैं आपसे कहूं आग में अपनी उंगली डाल दीजिएगा और आप पता कर सकते हैं कि कितना इससे जलन होता है। और जब किसी की
एक सजीव जीव की कोई उंगली भी जल जाती है तो कितना दर्द करती है। आप घर उठा देंगे अगर आपकी उंगली जला दी जाए तो, इतनी क्लियर। तो वहां पर अब देखिए पूरा एक जीव बैठा हुआ है, एक महिला बैठी हुई है और बिल्कुल चारों तरफ से आग जल रही है और वो जल रही है। वो उठ के भागती थी तो लोग उसको पीटते थे, उसको लाठी मारते थे, उसको मार दिया करते थे ऊपर से मार मार के। तो इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। मतलब बहुत भयानक ये दुर्दशा देखने के लिए मिलती थी। पहला तो सती प्रथा। मुगल काल के समय में चलाया गया था पर्दा प्रथा। अब इसको क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। इन सब के अलावा दास प्रथा, यह भी था। दास प्रथा, दासों का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। इस विश्व में सबसे ज्यादा जो दासों की मंडी लगती थी वो न्यू गिनी में लगती थी। कहां, अफ्रीका में, न्यू गिनी में। गिनी की खाड़ी याद है आपको, सेंट्रल अफ्रीका आपको याद है, वहीं पर न्यू गिनी है। तो वहां पर क्या थी, जब मैपिंग आप करवाएंगे तो वहां पर और चीजें कर देंगे। तो वहां पर क्या थी, वहां पर बहुत बड़ी मंडी लगती थी दासों की। दास बिकते थे, जितना तकड़ा दास इतने ज्यादा पैसे। मतलब कि एक पशु की तरह उनको बेचा जाता था। तो सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, दास प्रथा थी। इन सब के अलावा क्या थी, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या हुआ करती थी, इसको रोका गया था। इन सब के अलावा जो शूद्र थे, कई बार महिलाओं को न शिक्षा का अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था। तो शिक्षित करने का यहां पर आप देखोगे प्रयास किया जाएगा, शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। और धर्म में जो रूढ़िवादिता थी उसको रोका जाएगा। और एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की तरफ अब क्या होगा, यहां पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सभी जितने भी समाज सुधारक आएंगे वो सती प्रथा। और एक और प्रथा थी यहां पर जिसको हम बोलते हैं बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह को भी क्या है, रोका जाएगा। इन सबको रोकने का, कम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जितना हो सके इसको बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा को, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि बहुदेववाद की कल्पना यहां पर थी तो वहां पर वो फंस के रह जाते थे। तो यहां पर सुधारवादी दृष्टिकोण आपको याद रखने हैं, सती प्रथा, बाल विवाह और इन सबके अलावा विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को क्या होगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। जब भी आपसे समाजवादी आप देखोगे या फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात होगी तो यहां पर ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इनके बारे में आपको अच्छे से जितना हो सके डायग्राम के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आप जितना हो सके समझाएं तो आपको नंबर ऑफ क्या होंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे। इट इज क्लियर। चलो आइए, तो अब इन्हीं पर बेस आपको कहीं मिलेंगे। इसी में हम राजाराम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर हम आप देखोगे देवबंद समाज के बारे में पढ़ेंगे, वेदों की ओर लेठो स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के अलावा राजाराम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि किस तरीके से गुलामगिरी नामक वो जो प्रथा थी वो लिखी गई थी, वो जो किताब थी उनको देखेंगे। मुस्लिमों के द्वारा कुछ आंदोलन किए गए थे सुधारवादी, उनको भी देखेंगे। तो सारे इसमें दृष्टिकोण को हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका प्रारंभ होता है 1813 तक। कंपनी प्रशासन में भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। मतलब कि भारत में जो ब्रिटेन की सत्ता स्थापित हुई थी वो 1757 से हुई थी, लेकिन 1757 से इन्होंने क्या किया था, 1813 तक भारत की जो खासतौर पर सामाजिक नीति, धार्मिक नीति और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, मतलब कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। इनका मोटो क्या था, इनका मोटो था अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करना। इनका उद्देश्य था जितना हो सके राजस्व एकत्रित कर लो और उसको निवेश कर दो कंपनी के व्यापार में और वहां से लाभ कमाकर अपने देश भेज दो। इनका यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो इन्होंने कभी भी धर्म की तरफ, समाज की तरफ और संस्कृति की तरफ कोई भी ना रुचि दिखाई थी और ना इसमें कोई हस्तक्षेप किया था, इंटरफेयर नहीं किया था। क्योंकि वे सदैव इस बात से आप देखोगे शंकातीत रहते थे कि इन मामलों में हस्तक्षेप करने से रूढ़िवादी भारतीय लोग कंपनी की सत्ता के खिलाफ खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तो आपका प्रॉफिट तो डूब ही जाएगा। तो इनका मूलभूत उद्देश्य क्या था, प्रॉफिट ही था। तो इसलिए इन्होंने क्या था, रूढ़िवादी जो लोग हैं, आज भी हमारे समाज में रूढ़िवादी लोग आपको मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, आज भी मिलेंगे। इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
परंतु 1813 के बाद ब्रिटिश शासन ने अपने औद्योगिक हितों एवं व्यापारिक लाभ को सीमित और हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। अब इन्होंने क्या किया था, जो औद्योगिक हित थे उनको सीमित करना शुरू कर दिया, व्यापारिक हित थे उनको सीमित कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियां थी, जो ये क्रूरतियां दिखाई दे रही थी, जो ऐसे बिंदु थे समाज में नकारात्मक, उनको अब सुधार करने का प्रयास किया और समाज में हस्तक्षेप करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप खासतौर पर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। इसी के कारण हुआ क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में क्या था, एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था, और 1 लाख रुपए की राशि भारतीय शिक्षा पर क्या करनी थी, खर्च करनी थी। इन सब के अलावा जो ईसाई मिशनरी थे, ये अपना धर्म का क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए भारत आ चुके थे। तो अब तो सुधार निश्चित रूप से होना ही था। इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कारण अभी मैंने आपको बताया, लेकिन और समझ लेते हैं कारण क्या है, और भी देख लेते हैं कारण क्या है। सर, पहला कारण है कि 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना जाता है। ये क्या है सर, यहां पर एक शब्द है धार्मिक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब यहां पर है कि हम धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि हम जाग चुके हैं। किसमें, जो रूढ़िवादिता है, जो समाज में अंतर्विरोध है, कमियां हैं, उन कमियों को अब क्या करना है, हमें सुधारना है। जो हमारी खामियां हैं, उन खामियों को कम करना है, उन खामियों को सुधार करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इस समय कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालिक युवा चिंतनशील हो उठा। और तीसरा पॉइंट है कि पाश्चात्य शिक्षा को प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक संरचना, धर्म, रीति रिवाज व परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि अब पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो वेस्टर्न यूरोप को भी देख रहे थे, उन सब के अलावा वहां से वो सीख भी रहे थे। तो उन्होंने यहां पर क्या था, जो भी रूढ़िवादिता थी, जो भी रूढ़ियां थी भारतीय धर्म के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। कन्या भ्रूण हत्या, जिसके घर अगर कन्या पैदा होगी तो उसको समाज बड़ी ही गिरी हुई निगाहों से देखेगा। जिसके घर पुरुष पैदा होगा, लड़का मतलब कि, तो उसको इज्जत और सम्मान देगा। सती प्रथा, एक महिला का अगर बाय द वे आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाए, उसका हस्बैंड पता नहीं कहां चला गया, मिल रहा है, लेकिन उसको अब सती किया जाएगा। युद्ध में मारा गया, देश के लिए शहीद हो गया, हालांकि उस समय तो देश नाम की कोई चीज नहीं थी। देश तो था लेकिन राष्ट्र नहीं था। उस समय राज्य हुआ करते थे, रजवाड़े थे, देश भी नहीं था। देश तो आज है सब, है ना। तो ये सब चीजें थी। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। शूद्रों की जो स्थिति थी आप सभी वाकिफ हैं। इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने प्रश्न करना इससे शुरू कर दिया। भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का एक कारण भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था। बिल्कुल वो सीख चुके थे कि वहां पर देखो सभी लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, वहां पर कोई सती प्रथा नहीं है, वहां पर कोई बाल विवाह नहीं है, वहां पर कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं है, वहां पर ये जो खासतौर पर महिला पुनर्विवाह की जो बात होती है, ठीक है, वो वहां पर है, तो यहां पर भी होना चाहिए। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई थी, मतलब कि जो पश्चिमी सभ्यता थी वो आदर्श बन गई और उन्होंने फिर सुधार करना शुरू कर दिया। आज आप कहते हैं ना, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है और आप दूसरी संस्कृति को जानते हैं, तो आप कहते हैं कि भारत में ये क्या है, ये कमियां हैं। आज आप किसी पिछड़ी जाति को देखते हैं, आपको अगर मैं जनजाति दिखा दूं 2-4, तो आप कहोगे देखो यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, आप बताना शुरू कर दोगे। इनके पास ना ही तो अच्छी सड़क है, ना ही तो अच्छे कपड़े हैं, ना ही इनकी देखो भाषा सही सी है, ठीक है, ना ये अंग्रेजी जानते हैं, कहा जाता है कि नहीं। इनके पास देखो खाने के लिए अच्छे अनाज नहीं है, क्लियर। लेकिन उनकी एक कल्चर है, मैं एक दिखाने का प्रयास करूं, वैसे ही भारतीयों का कल्चर था। अब कई चीजें इन पे थोपी गई, चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं और बौद्धिक वर्ग ने अनुभव किया कि यदि धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भारत में धर्म और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब जो बौद्धिक वर्ग था, जो पढ़ा लिखा समाज था, जो पढ़े लिखे युवा थे, उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि अब हमें समाज के अंदर सुधार करना होगा।
भारतीय समाज को, अस्तित्व को हमें क्या करना है, बचा करके रखना है और जो कमियां हैं उनको दूर करना है। जब राजा राम मोहन राय ने पहली बार एकेश्वरवाद की व्याख्या दी, बहुदेववाद, भारत में कहा गया है कि कितने हैं, कितने करोड़ देवी देवता हैं, मेरे को तो रिकॉल भी नहीं हो रहा है, कितने 36 करोड़ 30 करोड़ कितने हैं बताओ, 33 करोड़ पता नहीं कितने हैं। ठीक है, इतने सारे देवी देवता हैं, जरा सोचो, है ना। और विभिन्न प्रकार के जादू टोने, भूत प्रेत वगैरह वगैरह चीजें, छुआछूत, महिलाओं की एक पार्टिकुलर वर्ग की एक दशा ऐसी है तो उसको सुधार करना। तो कई वर्ग के लोग एकदम आगे और कई व्यक्ति खड़े हो गए राजा राम मोहन के आगे कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो एकेश्वरवाद की बात करी थी, बहुदेववाद की नहीं। उन्होंने कहा इस बार तो एक ही है, इस बार तो एक ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। यहां से यूपीएससी ने आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे हैं, या तो कान ऐसे पकड़ा है, या कान ऐसे पकड़ा है, या कान ऐसे पकड़ा है, और या कान ऐसे पकड़ा है, या कान ऐसे पकड़ा है। पकड़ा यूपीएससी ने कान है, लेकिन घुमाया कितने तरीके से, बस आपको ये समझ लेना है। क्लियर? चलिए जी सर, चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में। अब हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में हम चलते हैं। हमने कारण देख लिए कि क्यों किए गए थे, और इस हिंदू सुधार आंदोलन में आपको 3-4 आंदोलन बहुत जरूरी हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय जी के बारे में, हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है, और देवबंद आंदोलन भी देखेंगे। क्लियर? और भी कई ऐसे आंदोलन होंगे, अन्य आंदोलन होंगे, उनको भी हम जानेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। कौन आते हैं? राजा राम मोहन राय। आइए, यूपीएससी ने 2025 के प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय नवजागरण का इनको अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी जो शिक्षा थी उससे ये परिचित थे और ये पढ़े लिखे थे। क्लियर? इन्होंने पश्चिमी समाज को, सभ्यता को जाना था और देखा था। पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया था। 1815 में कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना करके हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया। तो इन्होंने 1815 में क्या किया था? आत्म सभा की स्थापना करी थी कलकत्ता में। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, भारत के नव जो जागरण के अग्रदूत मतलब कि फादर भी कहा जाता है इनको। तो 2 फैक्ट हो गए। ऐसे ही पूछ लेगा क्योंकि पेयर वाले क्वेश्चन पूछता है, वो कितने कथन सही है ये पूछता है वो। तो 2 कथन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे और पहले भारतीय थे वो, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ 1828 में राजा राम मोहन राय के शासनकाल में ही, उसी समय 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। तो ये कब की थी? 1828 में की थी। आत्मसभा की स्थापना 1815-28 में की थी, जो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा पर प्रहार किया और स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। अब समान ये कहां पर रहेंगे? समान रहेंगे ये शिक्षा में, समान रहेंगे ये विवाह में, समान रहेंगे ये अधिकारों में। ठीक है, अब इनको सब समान की दृष्टि से देखा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रार्थना समाज। तो राजा राम मोहन राय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इन सब के अलावा राजा राम मोहन राय के बारे में, क्योंकि इनकी कई ऐसी रचनाएं हैं, बुक हैं, उनको भी एक बार हम देखेंगे कि जो किताबें हैं सबकी इधर बुक और किस किस की रचना है वहां पर हम उनको देख लेंगे। इन्होंने अखबार भी स्टार्ट किया था, वो भी हम वहां पर देख लेंगे। क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक रहे केशव चंद्र की प्रेरणा से मुंबई में 1867 में आत्माराम पंडूराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। तो आत्माराम पंडूराम
और केशव चंद्र सेन, ये जो थे ये कौन थे, इसके अध्यक्ष थे और यहां पर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। प्रार्थना समाज ने खासतौर पर क्या, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध किया और जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की उपेक्षा और विदेशी यात्रा का निषेध किया। इट इज क्लियर, क्योंकि भारत में लंबे समय तक विदेशी यात्रा को वर्जित माना जाता था। क्या माना जाता था, वर्जित माना जाता था। लोग कहते थे कि ये जो विदेशी यात्रा है, और विदेशी यात्रा में समुद्र यात्रा, ओशियन के द्वारा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम जल को एक देवता के रूप में मानते हैं, और जल को जब देवता के रूप में मानते हैं तो समुद्र कितना बड़ा जल है, तो आप इसको देख ही सकते हैं। तो इसलिए हम जाते भी नहीं थे इसमें। इट इज क्लियर। चलो, और इसका एक लाभ यूरोप वासियों को मिला। फिर विषय उठता है सत्यशोध समाज की स्थापना की बात। देखें, सत्यशोध समाज की जो स्थापना की गई थी, ये ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी 1873 में। संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले हैं। उद्देश्य रखा गया था कि सती प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना। ये वह वर्ग के व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। आइए थोड़ा सा इनके बारे में आपको रोचक कुछ तथ्य बता देते। देखिए, ज्योतिबा फुले ये जो समुदाय से आते थे, क्योंकि ये भी एक शूद्र समुदाय से आते थे। शूद्रों में कौन थे सर, क्योंकि हर एक जाति होती है। जैसे अगर ब्राह्मण की बात करते हो तो ब्राह्मण एक शब्द है, लेकिन उसमें कई अन्य कम्युनिटी हैं, कई छोटे बड़े वर्ग हैं उसी में भी अंदर, ठीक है। ऐसी छत्री कौन से छत्री हैं, वैश्य हैं तो कौन से वैश्य हैं, वैसे ही शूद्र हैं तो कौन से शूद्र हैं, ठीक है। तो ये कौन थे, ये फूले मतलब कि माली का काम करने वाले व्यक्ति थे। आज के समय में अगर हम देखें वर्तमान में, तो सैनी समाज के नाम से इनको जाना जाता है। सैनी समाज के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसी वर्ग से ये आते थे। तो हुआ क्या था, जब ये पढ़ते थे, एजुकेटेड थे, व्यक्ति अच्छे थे, तो एक इनके मित्र थे पंडित, मतलब कि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के लड़के से इनकी दोस्ती हो जाती है, स्कूल में पढ़ते थे तो उनसे इनकी फ्रेंडशिप थी। हुआ क्या था, ज्योतिबा फुले अच्छे घर से थे। इनके जो फादर थे वो सूबेदार भी रहे थे उस समय, तो इनको आर्थिक तंगी तो थी नहीं, तो ये पले बड़े आगे चले। लेकिन हुआ क्या, जब इनके मित्र की क्या थी, विवाह था, तो उस विवाह समारोह में क्या थे, ज्योतिबा फुले जाते हैं। क्लियर, ज्योतिबा फुले जाते हैं। वहां पर खाना तो जैसे तैसे करके इनका जो दोस्त होता है, मित्र होता है, वो खिलवा देता है। लेकिन वजह आ जाती है कि जब ये हैंड वॉश करने के लिए, पानी पीने के लिए पानी का घड़ा देखते हैं, तो वहां पर इनके साथ में बहुत भयानक जो घटना होती है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया था, केवल और केवल जाकर के उस घड़े को छू लिया था और उसमें से पानी निकालने की कोशिश की गई थी। इतने में ही उपस्थित वहां पर और कई ऐसे ब्राह्मण समुदाय के लड़कों ने क्या हुआ, ज्योतिबा फुले का छुआ हुआ घड़े को फोड़ दिया, और फोड़ने के पश्चात उनका कड़ा विरोध किया कि आपको किसने बुलाया है और आपकी हिम्मत कैसे हुई। उनको अलग अलग शब्दों से नवाजा गया। उधर उनके मित्र जो थे, जिनकी शादी थी, वो भी आए। तो वहां से नाराज होकर के ज्योतिबा फुले आए और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, और पेरेंट्स से बात की, बोले कि ये जो संरचना है ये बड़ी अंदर तक समाई हुई है। तो वो जो बात थी, वो जो मोमेंट्स था, ज्योतिबा फुले जी को क्या था, वो घात कर गया। और घात कर गया, उन्होंने तुरंत तभी वहां से अपने आप को अलग किया और सत्यशोध समाज की स्थापना करी 1873। और महिलाओं को शिक्षित किया। बोले कि अगर महिलाओं को आप शिक्षित करोगे, क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि देखिए, बच्चे के लालन और पालन पोषण में माताओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है। ये आप भी वाकिफ हैं। बच्चे को माता ही सिखाती है कि किस तरीके से चीजें उसको देनी है, समाज के बारे में, संसार के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, हर एक चीज के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में। क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा जो टाइम आप देखोगे बिताता है, वो अपनी मदर के पास बिताता है। तो इसलिए ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। जो निम्न तबके की महिलाएं थी और उच्च तबके की महिलाएं थी, सबको एक साथ उन्होंने, यहां तक कि अपने ही स्थान पर रात्रि के समय वो पढ़ाया करते थे। और जब वो विवाह करवाते थे किसी भी स्त्री का,
तो वहां पर सप्तपदी जब वो करवाते थे, उनके ही देख रेख में हुआ करता था। तो वो शपथ दिलवाते थे अग्नि की कि जैसे मान लीजिए ये पुरुष है और ये स्त्री है, इस तरीके से हाथ रखा जाता है। तो होता क्या था, वो शपथ दिलवाते थे अग्नि पर कि आप शपथ ये लो कि जब तक आपकी पत्नी पढ़ना चाहेगी तब तक आप इनको पढ़ाओगे और कभी रोकोगे नहीं। तो वे शपथ दिलवाते थे। तो कहते थे लोग कि हाँ हम पढ़ाएंगे, जब तक ये पढ़ना चाहेंगे तब तक पढ़ाएंगे। तो ऐसा काम किया था ज्योतिबा फूले ने। क्लियर? तो उन्होंने जाति प्रथा और पूर्ण उन्मूलन व सामाजिक आर्थिक समानता पर बल दिया। फूले को समाज सुधारक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि भी दी गई है। इनको महात्मा ज्योतिबा फूले भी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो, ये थे। और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। दोनों ने मिलकर के आप देखोगे कई ऐसे छोटे बड़े विद्यालय खोले थे। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान इनका दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी। दयानंद सरस्वती वैदिक समाज से बहुत प्रभावित थे और ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ये भी एक ईश्वरवाद थे। इन्होंने ही नारा दिया था बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। इन्हीं का एक नारा था बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौटो। इनका उद्देश्य था, इनका मानना था, क्योंकि ये वेदों से बहुत प्रभावित थे और वेदों में सकारात्मक नकारात्मक दोनों बिंदु हैं, लेकिन ये सकारात्मक जो बिंदु है उनके क्या थे? प्रत्यक्षर थे। तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। खासतौर पर दयानंद सरस्वती के द्वारा जाति व्यवस्था, बाल विवाह, समुद्री यात्रा निषेध का विरोध किया गया। कहते हैं ना, जाति व्यवस्था एकदम माना जाता है। अब देखो, वेदों में तो जाति व्यवस्था है, उसका वर्णन किया गया है। वेदों में जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन्होंने उसका निषेध किया। इन्होंने बाल विवाह का निषेध किया। समुद्री यात्रा जो हुआ करती थी कि समुद्र में यात्रा नहीं करेंगे, उसका भी निषेध किया। इसके लिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, यहां से सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन। फिर आता है आपका नेक्स्ट देव समाज। ये जो देव समाज है, अगर हम इसकी बात कर लें, ये देव समाज क्या है सर? इसकी स्थापना होती है 1887 में और संस्थापक हैं इसके शिव नारायण अग्नोत्री। शिव नारायण अग्नोत्री, इनका मुख्य उद्देश्य रहा है आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना और अच्छे मानवीय कार्य करना। आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? आप गुरु को अपने आप को दे दो, आप गुरु को समर्पित कर दो खुद को, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो और अच्छे मानवीय कर्म करो। आप एक मानव हैं, जानवर नहीं। और यदि आप एक मानव हैं तो आपसे ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप सही काम करो, आप सही काम करो। जो व्यवस्थाएं, जो कुरीतियां समाज के अंतर्गत आपको दिखती हैं, उन पर कठोर आलोचना करो और उनके प्रति एक्शन लो। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको देव शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना, शिव नारायण अग्निहोत्री हैं जो देव समाज की स्थापना की गई थी और 1887। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। इन सबके अलावा अगर हम देखें, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में भी हम जानते हैं। देखिए हुआ क्या था, इसको थोड़ा सा समझना। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, ये जो रामकृष्ण हैं, ये एक क्या थे? मठाधीश हुआ करते थे। इनका एक मंदिर था और ये एक मंदिर में रहा करते थे। क्लियर? हुआ क्या था, पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यंग थे। इनका नाम अगर हम देखेंगे नरेंद्र उस समय हुआ करता था। परंतु जब इनसे इनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण से, तो ये बड़े प्रभावित हुए और जो ग्रुप था विवेकानंद जी का वो भी प्रभावित हुआ। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई वहां से छोड़ी यूनिवर्सिटी से और सीधे ये उनके साथ जुड़ गए। वहां से शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी और आगे चले। और आगे चल के जब इनकी मृत्यु हो गई थी रामकृष्ण की, फिर इन्होंने इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। और रामकृष्ण
मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। क्यों? देखो रामकृष्ण जो है ये मूर्ति पूजा में क्यों विश्वास करते थे? इनका रीजन है क्योंकि ये अपने गुरु को बहुत मानते थे, और गुरु को जब बहुत मानते थे, और पहली बात तो ये टेम्पल से निकला है, ये जो मिशन है ये मंदिर से निकला है, उसे शाश्वत और आप देखोगे सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का क्या था, एक तरीके से ये साधन भी माना करते थे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या क्या काम किया था सर? इनके जो काम रहे हैं, इन्होंने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय और दवाखाने व अनाथालय इत्यादि की स्थापना करी थी। इनका यह मानना है कि सबसे बड़ा जो दान होता है ना, वो कौन सा होता है? शिक्षा का दान होता है। अगर आप किसी को जीवन में शिक्षा दे दो, अगर आप किसी के जिंदगी में थोड़ा भी प्रकाश और उजाला पैदा कर दो, और उजाला करने का एक ही हथियार है, आप किसी को पैसे दे दोगे, ये नहीं कहा जा सकता कि ये पैसे लेकर के सही ही करेगा, लेकिन शिक्षा देने की ये गारंटी है। वहां पर एक रेशियो बन जाता है कि वो 90:10 करेगा। 90% वो ऐसे काम करेगा जो सही, और 10% वो ऐसे काम करेगा जो गलत। अब इस गलत में ही भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह आ जाता है ना। लेकिन यहां पर जो सक्सेस ऑफ रेशियो है सही करने का, जो लाइफ को आप देखोगे प्रज्वलित करने का अपने जीवन को, तो वो शिक्षा है। तो सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान। इन्होंने स्कूल और पुस्तकालय इनके निःशुल्क थे, फ्री थे। आप जाइए इनकी लाइब्रेरी में, बैठिए और बैठ करके जो किताब पढ़नी है पढ़िए और आराम से रखिएगा और फिर पुनः आ जाइएगा। इन्होंने दवाखानों की स्थापना करी थी, अनाथालय बनाए थे, जो वहां पर अनाथात बच्चे थे उनका लालन पालन यही किया करते थे। मिशन हिंदू आप देखोगे धार्मिक संगठन था, किंतु इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया था। मतलब कि जो अन्य धर्म है उसमें भी इन्होंने महानता के बिंदुओं को देखा था। आर्य समाज के विपरीत आप देखोगे रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। मैंने कहा ना, इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। रीजन एंड दैट, क्योंकि ये मंदिर से निकला था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो मंदिर में एक मठाधीश के रूप में काम करते थे, वहीं पर बैठे रहते थे, वहीं पर वो आराधना करते थे, एक सन्यासी की तरह जीवन वो व्यतीत करते थे। बट इस क्लियर? चलिए सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती हैं एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने क्या किया था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। मोस्ट है 1875 में अमेरिका में मैडम एच.बी. ब्लासवेस्की, 1831 से 91 में कर्नल एम.एस. अलकांट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। कहां? अमेरिका में। लेकिन इसको भारत लाने का जो प्रयास किया गया वो एनी बेसेंट ने किया। 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट आप देखोगे आरडीआर नामक स्थान पर परिवर्तित कर दिया। कहां पर खोला था? तो 1882 में इन्होंने खोला था। कहां? मद्रास में, मतलब कि भारत में। इस सोसाइटी की स्थापना सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी, और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। क्या करी थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। आज जो आपको बनारस का कॉलेज, बनारस जो यूनिवर्सिटी है, जो आपकी बनारस यूनिवर्सिटी है, वो वही यूनिवर्सिटी है जिसको हिंदू कॉलेज के नाम से उस समय जाना जाता था। क्लियर? जो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1891 में। लेकिन मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या कर लिया गया था? इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में बना दिया गया था। इट इज क्लियर? पूछा जा सकता है आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये थे जो खासतौर पर धर्म सुधार से आंदोलन थे, और हिंदू धर्म सुधार जो आंदोलन थे उन पर हमने डिटेल से चर्चा की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स करते चलिएंगे, मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल। नहीं तो क्या करेंगे, जैसे ही आपका देखो कंप्लीट हो जाएगा तो एक डाउट सेशन ले लेंगे, है ना, एक क्लास ले लेंगे, डाउट सेशन 20-25 मिनट का एक डाउट सेशन ले लेंगे हिस्ट्री का और पॉलिटी का। आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम चीजें वहां पर क्लियर कर लेंगे। चलिए
अब देखो, जब हिंदुओं में धर्म सुधार हुआ था तो क्यों मुस्लिम समुदाय ऐसा रहेगा सर पीछे रहे? तो मुसलमानों में भी क्या थे, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें जो एक सबसे बड़े आपको मिलते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से धर्म सुधार आंदोलन हुए मुसलमानों में भी। सबसे पहले आता है आपका बहावी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है सर? बहावी आंदोलन। इसमें आप देखोगे वली उल्लाह के आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत पश्चिमी प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप में हुई थी। कहां पर हुई थी? ये भी वेस्टर्न जो आपकी एजुकेशन है उससे ही ये प्रभावित थे। यह आंदोलन शाह वलीउद्दीन, जिन्हें प्रथम भारतीय मुस्लिम नेता माना जाता था, की शिक्षाओं से यह प्रेरित था। क्लियर? जी सर। यह पूरा आंदोलन कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर आधारित था। जो कुरान की शिक्षाएं हैं, जो हदीस की शिक्षाएं हैं, उसी शिक्षा को ये बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था। इसका उद्देश्य ही खास तौर पर यही था। इट इज क्लियर? चलिए सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते रहिएगा एकदम स्मूथ तरीके से, सारी चीजें सर एकदम दिमाग में है। चलिए, उसके बाद आता है आपका अहमदिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन आता है? अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 1889 में भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। किसने की थी? 1889 में की थी, और ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। प्रॉब्लम्स में इतना ही पूछेगा। उद्देश्य क्या था? पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना। यह आंदोलन ब्रह्म समाज में आप देखोगे समान उदारवादी मूल्यों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं ही हजरत मोहम्मद ही तरह ही अवतार माने जाते थे। मतलब कि जैसे हजरत मोहम्मद होते हैं उसी तरीके के ये भी अवतार माने गए थे। उसके बाद आता है आपका देवबंद स्कूल। यह उदारवादी आंदोलन के विरुद्ध में कुछ रूढ़िवादी मुसलमानों, खासतौर पर उलमाओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो कुरान और हदीस के आधार पर इस्लाम के वास्तविक सार की शिक्षा देना चाहता था। देवबंद खासतौर पर क्या था? ये बंद करना चाहता था। मुसलमानों के जो भी सुधारवादी आंदोलन हो रहे थे उनका ये विरोध कर रहा था। और कैसे थे? ये रूढ़िवादी लोग थे। ये रूढ़िवादी लोग इकट्ठे, जैसे आज आप कहें कि मान लीजिए कई ऐसे समाज आज भी हैं, समाजों में कई ऐसे घर आज भी हैं जहां पर पिता की ही सब कुछ चलती है। पिता की ही सब कुछ चलती है। देखो भाई, मेरी फैमिली ऐसी है, वहां पर दोनों की चलती है। ठीक है, दोनों की चलती है मेरी फैमिली में। मुझे पता है आपकी फैमिली में आपको मालूम होगा किसकी चलती है। मेरी फैमिली में मदर और फादर दोनों की चलती है। क्लियर? अब जरा समझना, यहां पर रूढ़िवादी समाज की बात है। तो रूढ़िवादी समाज कैसा होता है सर? ऐसा होता है, देखो अभी क्या है, महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना है। अभी बहुत सीमित अधिकार है। क्लियर? अभी महिलाएं बहुत सारे सेक्टर में नहीं जाती हैं, ये भी आपको मालूम है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं अभी महिलाएं नहीं जाती हैं। क्लियर? जैसे अगर हम बात कर ले, जो आपकी हायर एजुकेशन है उसमें आप देखो, रिसर्च में आप देखो तो महिलाएं कम हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, गेमिंग में भी आप देखो छुटपुट ही है, ज्यादा नहीं है, महिलाएं बहुत ही कम है। क्रिकेट में आप देख लो, आईपीएल सब उसका है। अब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आप जानते हैं जब यदि किसी की लड़की, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन क्या है, जब उस स्पोर्ट की तरफ जाती है ना, तो समाज के द्वारा उसको विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती होती। और इसके लिए यानी आज भी शिक्षा पर कई ऐसे हैं कि चलो आपने अब क्या कर लिया, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, चलो आपका बीए हो गया, एमए हो गया, या जो भी आप छोड़ो, चलो अब विवाह। आज भी है हमारे समाज के अंदर। आज भी आप देखोगे शिक्षित होने के पश्चात भी, अगर हम देखें, ये रूढ़िवादी समाज है कि आज भी शिक्षित होने के पश्चात भाई सब कुछ करेगा, बहन नहीं करेगी। बहन को क्या करना है, सारे डिसीजन भाई लेगा। उसके पेरेंट्स निर्धारित करेंगे बेटा आपको क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उन बेड़ियों में आप जकड़े हुए हैं। जरा सोचो, उनसे निकलो, स्वयं आत्मनिर्भर बनो, मजबूत बनो अपने आप को। क्लियर?
तो ये रूढ़िवादी समाज के लोग होते हैं जो खासतौर पर ऐसे देवबंद स्कूल आंदोलन चलाते हैं और कहते हैं वो हम क्या करेंगे, उलमाओ मदरसे की जो आज शिक्षा दी जाती है उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव वास्तविक रूप से अगर आप देखोगे मदरसे में जो शिक्षा होती है, मैंने उसको देखा है अपनी आंखों से, इन नेत्रों से मैंने देखा है किस टाइप्स की शिक्षा दी जाती है। उस मदरसे को देखिएगा, उसमें अगर 100 बच्चे होंगे तो 100 में से मैं बता सकता हूं आपको उस मदरसे के अंदर 100 में से अगर उसमें बच्चों की बात करोगे तो 90 आपको लड़के मिलेंगे, 10 ही लड़कियां मिलेंगी। क्यों? एक समुदाय में केवल 10 ही लड़कियां थी पढ़ने के लिए, इतनी ही लड़कियां थी, इतने ही लड़के थे। और उन लड़कों से मैंने बात की, जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनकी एक अलग ही आइडियोलॉजी है, वो अलग ही दुनिया में जीवन जीते हैं, एकदम अलग दुनिया में। क्या भारत है, महिलाओं के अधिकार क्या है, फंडामेंटल अधिकार, मतलब कि उनको एक बेसिक चीजें भी नहीं पता, सोचो। और ना केवल उनको, यूपीएससी वाले विद्यार्थियों को नहीं पता। आइए, तो रूढ़िवादी समाज पर इन्होंने क्या था, ये देवबंद जो स्कूल आंदोलन था ये शुरू हुआ और रूढ़िवादी व्यक्ति मानसिकता के आगे निकल कर उन्होंने कहा कि कुरान और हसीद जो आपके हदीस के आधार पर इस्लाम की वास्तविक जो सार शिक्षा देना चाहता था, इस्लाम की शिक्षा मतलब कि रूढ़िवादी। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद की संकल्पना का भी आप देखोगे प्रतिपादन किया था। जिहाद, ये जो जिहाद का नारा है कहां पर मिलेगा आपको, मुगल में, ठीक है। बाबर ने दिया था सबसे पहले सिंध में जब आक्रमण हुआ था, जिहाद का नारा, धार्मिक नारा होता है। फराजी आंदोलन की अगर हम बात कर ले तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने 1818 में की थी और इस आंदोलन को आप देखोगे फराजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था कि इस्लाम की धर्म की सच्चाई वास्तविक रूप से क्या है उसको ये आपसे दिखाना चाहते थे। इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब चीजों को और समझते हैं। कांग्रेस के पूर्व कुछ ऐसी राजनीतिक संस्थाएं रही हैं, अब उन संस्थाओं को देखेंगे और जानेंगे, जिसमें ईस्ट इंडियन एसोसिएशन मिलेगी, जिसमें मद्रास महाजन सभा आपको मिलेगी, जिसमें आप देखोगे इंडियन एसोसिएशन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उन सभी को हम जानेंगे इसी क्लास के माध्यम से, फिर एक क्लास और लेंगे, वहां पर चीजें आपकी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्लास की टाइमिंग लगभग कितनी हुई है। तो हम इस क्लासेस में इसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चीजों को आगे बढ़ा देंगे। क्लियर। चलो एक और पार्ट इसमें हम लेंगे तो वहां से पूरा कंप्लीटली आपकी क्या होगी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, डालते हैं नजर और देखते हैं कौन कौन से आपके कुछ ऐसे, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कई ऐसे संगठन बने थे, उन संगठनों को हम डाल लेते हैं नजर, क्योंकि यहां से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्लियर। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी इसकी स्थापना की थी दादा भाई नेहरू के द्वारा 1866 में। सर क्यों की थी? यह की थी खासतौर पर लंदन में राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि जो लंदन वासी थे, मतलब कि जो ब्रिटेन है, इसकी जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को यह क्या कर सकते थे, ये खासतौर पर भारत में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही थी उन राजनीतिक घटनाओं से अवगत कराते थे। ये बताते हैं कि मान्यवर देखिए भारत के अंदर जो आपकी सरकार है, आपकी जो कानून है वो इस तरीके से लागू हो रहे हैं और उतना उनका मिसयूज और दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भारतीय समस्याओं को क्या थे, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वहां तक उनसे पहुंचाते थे और अवगत कराते थे। इसका उद्देश्य था कि भारतवासियों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में क्या था, जन समर्थन तैयार करना था। ये वहीं क्या करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करना चाहते थे। जन समर्थन करने के माध्यम से ये भारतीयों के अधिकारों की बात की तरफ आगे मूव ऑन कर रहे थे। इट इज क्लियर। तो इसका उद्देश्य था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बनाई गई थी 1866 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। इन सबके अलावा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। ये जो इंडियन लीग थी ये क्या करती थी सर,
इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और शिशु कुमार घोष ने इसकी स्थापना करी थी। आगे चल के 1876 में संस्था का नाम इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था। आगे चल के क्या था, इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था इंडियन लीग को। और यह कांग्रेस की पूर्व संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में इसको जाना जाता है। इसका जो नेतृत्व कर था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो 2 पर्सन थे, कौन थे, एक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, और दोनों ही कौन है, नरम दल के नेता आपको देखने के लिए मिलेंगे। इट इज क्लियर? चलिए सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आता है इंडियन एसोसिएशन। आइए अब जान लेते हैं इंडियन एसोसिएशन के बारे में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी और यह सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी इसको कहा गया। भारत में प्रबल जनमत तैयार करना, लोगों को संगठित करना, सिविल सेवा और भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। क्लियर हुआ? चलिए चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या आता है? मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंगन और उसके साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर की थी। तो 3 व्यक्ति थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और उसके साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि आम लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, प्रशासन संबंधी सुधार की याचिकाओं के प्रार्थना पत्रों के जरिए भारतीय प्रशासन और ब्रिटिश संसद के सामने रखना और संस्था के उद्देश्यों को देखा जाता है। तो जो भी ऐसे संगठन बनाए जा रहे थे, इनका खासतौर पर उद्देश्य यही था, एक तो भारतीयों को क्या कर दो, जागरूक कर दो, भारतीयों को ब्रिटिश समस्याओं के बारे में बताओ, कानूनों के बारे में बताओ, इनकी क्या क्या नीति है, कौन सी ऐसी नीति है जो आलोचनात्मक नीति है ना। उसके साथ साथ इनका उद्देश्य क्या है, और भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटेन की संसद तक ये क्या थे, पहुंचाना चाहते थे, वहां तक उसे चर्चा का बिंदु बनाने का इन्होंने प्रयास किया। चलिए अब हम अगला जो क्लास लेंगे, उस अगली क्लास में हम आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को जानेंगे और उसके बाद हम 1885 से 1947 तक एक क्लास और लेंगे। आपकी कंप्लीट ये आपकी क्या हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो एक पार्ट और लेंगे अभी आपका, फिर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर निश्चित रूप से आप इसको क्या है, जितने भी आपके हो सकते हैं एमसीक्यू लगाइए और रिवीजन करते चलिएगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा कैसा आपको सेशन लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बाय।